Hello everyone, welcome once again in the lecture number 16 of biomolecules, and presently we are located on the structures of proteins. So in the last sessions we already conclude that on the basis of the molecular shapes, proteins are of two kinds, fibrous proteins and globular proteins, right? So now today the structure and the shape the structure and the shape of the protein is understood in terms of four levels of organization: primary, secondary, tertiary and quaternary structures. देखिए आज मैं आपको जो बुक से मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जेडीली, सोलोमन और फ्रायल की बुक है। ये इंटरनेशनल लेवल की विले पब्लिकेशंस की बुक से मैं आपको थोड़ा आज इसमें ज्यादा कुछ कह सकूंगा, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से उसने समझाया है। इससे भी डेप्थ में हम जा सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन हमारा जो पहले से ट्रेंड जो रहा है कि टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप समझिए जो भी बी ग्रुप वाले बच्चे हैं उसको तो फ्यूचर में ये बहुत डीप में आएगा ही, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दिस प्रोटीन्स। लेकिन क्या है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले ये मैं बुक में आपको समझाना चाहता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो यहां पे ये हुआ है कि द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन इज कॉल्ड एज एन प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उसका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, जो वही सीक्वेंस से जुड़ेंगे उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। वंस अगेन मैं क्या आपको बोलूंगा, प्रोटीन्स में हैव one or more polypeptide chains. So each polypeptide chain has a large number of alpha amino acids linked to one another, but in a specific sequence. So the specific sequence in which the various alpha amino acids present in a protein are linked to one another is called as a primary structure. इसको हम primary structure बोलेंगे। आपको समझ में आ गया ये प्राइमरी का, मैंने जो ये लाइन है ना, तो उसको थोड़ा मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। एनी चेंजेस इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट, मींस सीक्वेंस ऑफ दिस एमिनो एसिड्स क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन, तो वो दूसरा प्रोटीन में चला जाएगा, जिसे इन अनदर वर्ड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the covalent structure including the disulfide bridges of each polypeptide chain. हम किसको प्राइमरी बोलेंगे? The primary structures of the protein is usually determined by its successive hydrolysis with their enzymes or mineral acid into various products having a decreasing molecular mass. हमें पता है प्रोटीन्स का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो देखिए फ्यूचर में आपको आएगा, ठीक है, लेकिन आज मैं इसका सिर्फ डिस्कशन करूंगा। आपको इतना गंभीरता से, यानी इसको पूरी जो बच्चे हैं बोर्ड के लिए ही है या कुछ, तो उसको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन्स का थोड़ा हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे उसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, तो वो पहले प्रोटीओस में चला जाता है, बाद में पेप्टोन्स में चला जाता है, बाद में पॉलीपेप्टाइड आता है, फिर सिंपल पेप्टाइड्स, और लास्ट में हमें अल्फा एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं। So the first ever primary structure of protein, जो हमने एक बार अगले लास्ट लेक्चर में हमने उसका डिस्कशन किया था, इंसुलिन, जिसमें 51 एमिनो एसिड्स होते हैं, राइट, was determined by the British chemist. उसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर, and for this work he was awarded the Nobel Prize in 1958. So since then the primary structures of the hundreds of different proteins have been determined. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। The different chemical and biological properties of various proteins are primarily due to the difference in their primary structure. जो primary structures हम लगा रहे हैं, जैसे कोई एक प्रोटीन है उसमें 100 एमिनो एसिड्स जो होते हैं, तो वो वेरी स्मॉल प्रोटीन की तरह से चला, लेकिन ये जो 100 है उसमें भी 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, 20 into 10⁻100 हो सकता है ना, राइट। सो इट्स अ डिफरेंट वेज टू गिवन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटीन्स, ईच हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज।
फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटरमिनिंग इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज शोन बाय द फैक्ट दैट replacement of just one amino acid in the sequence of a protein destroyed its biological activity. जो हमने देखा था अभी, उसमें हम कुछ इसमें चेंज करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे प्रोटीन में चला जाता है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पेसिफिक एमिनो एसिड. जैसे हम हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की एक जो प्रोसेस होती है, इसमें बीच में ग्लूटामिन आता है. तो ग्लूटामिन का सभी एक ही रखता हूं, लेकिन एक ग्लूटामिन की जगह पे जैसे मैंने वेलिन रख दिया है, ठीक है, तो वेलिन रखने से क्या होगा, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल गया है. तो अभी जो हीमोग्लोबिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो निकल गई है. तो अभी तो वो द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, उसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. तो उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ गया है. एंड तो क्यों प्रॉब्लम आ गया है, तो कि ये प्रॉब्लम होने की वजह उसका नॉर्मल होमोग्लोबिन था, जिसमें हमने ग्लूटामिन की जगह पे वेलिन लगा दिया, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बदल गया है. ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि विच इज कॉजिंग टू द सेल्स टू सिकल एंड समटाइम्स इवन मेक देम द बर्स्ट लीडिंग अल्टीमेटली टू द डेथ. तो वहां पे चला जाता है. तो मैंने थोड़ी आज मैं आपके साथ थोड़ी ज्यादा भी बात करूंगा, लेकिन आप उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए. आप उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझने की प्रोसेस कीजिए. यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, अ सिंपल पेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ 3 एमिनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड, जिसके पास 6 अलग अलग एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है. कि मेरे पास 3 एमिनो एसिड है, तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से दिखा सकता हूं. मेरे पास एक सिंपल पेप्टाइड है, 3 एमिनो एसिड वाला ट्राइपेप्टाइड है, तो ABC है, तो हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं जैसे इसका 6 डिफरेंट एमिनो एसिड सीक्वेंस हो रहा है. जैसे मेरे पास ABC है, ACB, देन BAC, कुछ इस तरह से, फिर AAA, BBB, CCC, AAB, कुछ इस तरह से. लेकिन तीनों को रखना है तो 24 डिफरेंट सीक्वेंसेस जैसे टेट्रापेप्टाइड में होती है. प्रोटीन है वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड के साथ होता है. और सिंगल चेन में जैसे मैंने 100 रेसिड्यूज बताए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हमारे पास 2 × 10⁻²100, सो उसके पास 1.27 यहाँ पे लिखा हुआ है. इतनी पॉसिबल पेप्टाइड सीक्वेंस होती है. Clearly, one of the most important things to determine about the protein is the sequence of its amino acids, because any change in the amino acid sequence makes different protein. तो जैसे मेरे पास एक हेयर है, तो हेयर का मैंने प्रोटीन का सीक्वेंस मेरा अपना लिया हुआ है. अगर ये प्रोटीन सीक्वेंस में कुछ भी, यानी कोई एक एमिनो एसिड निकल के दूसरा आ गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो डिफरेंट प्रोटीन में चला जाएगा. यानी ओरिजिनल प्रोटीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यहाँ से निकल जा रही है. तो ये जो है हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में हम समझाना चाहते हैं. देखिए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, बिल्कुल आपको समझना है. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिफाइंड by the local conformation of polypeptide backbone. It is defined by the shape of long polypeptide chain constituting the protein. So this local conformation have to come to specified in the terms of regular folding patterns. उसमें कोई फोल्डिंग पैटर्न्स होती है. जैसे वो तो ठीक है, एक तरह से मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी किस तरह से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलेंगे हेलिक्स की तरह जुड़ा हुआ है, प्लीटेड सीड्स की तरह है, या टर्न्स में है. यानी वो जो टर्न्स होता है इस तरह से है, जैसे हम प्लीटेड होता है वो इसलिए हेलिक्स है. जैसे मैंने यहाँ पे हेलिक्स दिया, तो किस तरह से ये पैटर्न है. X-ray analysis have revealed the polypeptide chain of a neutral or natural proteins can interact with itself in 2 major ways. 2 तरह से वो जुड़ सकता है, through the formation of an alpha helix structure and beta pleated sheets की तरह से वो joined हो सकता है. So these structures arise because of the folding of the polypeptide backbones as a result of hydrogen bonding between CONH group. यहाँ पे क्या है, पूरा है, लेकिन जो CONH दूसरे CONH के साथ किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसके तर्ज पर यहाँ पे अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड सीट्स की बात यहाँ पे समझाई गई है. मैं समझाना चाहता हूं, ऑफ फार मोर इंपॉर्टेंस इन नेचुरली अकरिंग प्रोटीन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. उसको हम अल्फा हेलिक्स भी बोलेंगे. दिस स्ट्रक्चर इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स.
राइट। ये जो राइट हैंडेड हेलिक्स है उसमें 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू पर टर्न, यानी एक टर्न जो आता है उसमें 3.6 एमिनो एसिड्स होते हैं। ईच एमाइड ग्रुप इन द चेन हैज अ हाइड्रोजन बॉन्ड टू एन एमाइड ग्रुप एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू इन आइदर डायरेक्शन। और आर है वो बाहर की तरफ, यानी जो एक्सिस के बाहर की तरफ है वो लगा रहता है। सो हर बार द रिपीट डिस्टेंस ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। फिर से मैं बार बार यहाँ पे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे डिटेल में, क्योंकि ये पोर्शन है ना अभी ये कोरोना की वजह से आपके सिलेबस में से ही निकल गया है, लेकिन जो बच्चे अपना एक इंटरेस्ट उसने क्रिएट किया है उसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल में समझाने की आपको कोशिश, क्योंकि आपकी बुक में इतना डिटेल वे से दिया हुआ नहीं है इस वजह से। और ये बुक थोड़ा मैंने सिलेक्ट करने की मेरी वजह क्या है कि जो साइंटिस्ट ने अपना जो रिसर्च यहाँ पे दिया हुआ है उसके स्ट्रक्चर उसके नाम के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ वंस अगेन। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मेनी प्रोटीन्स। जो अल्फा स्ट्रक्चर्स है सो इट इज द प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ फाइबरस प्रोटीन। जैसे मायोसिन का होता है तो वो अल्फा हेलिकल में होता है। द प्रोटीन्स ऑफ मसल होता है वो भी इस तरह से अल्फा कैरेटीन। द प्रोटीन्स ऑफ हेयर, अनस्ट्रेचेड वूल एंड नेल्स, राइट। सो फुल्ली एक्सटेंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स कुड कन्विंसलिबली फॉर्म अ फ्लैट सीट। अभी दूसरा जो है फ्लैट सीट में चला जाता है, विच ईच ऑल्टरनेटिंग एमिनो एसिड इन ईच चेंज फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ एन एमिनो एसिड इन द एडजेसेंट चेन। समझ में आ गया? देखिए मैं आपको यहाँ पे आपकी एक बुक, ये जो बुक है उसने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए आप जिस ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए इस तरह से अंदर, और जो आर ग्रुप है वो बाहर की तरफ है, बाकी के ग्रुप अंदर की तरह लगे हुए हैं। जैसे मैंने एक टर्न लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने एक टर्न लिया तो इसके बीच में 3.6 एमिनो एसिड्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे और फिर जो रिपीट होता है, जो जैसे यहाँ से वो रिपीट होने की वो 5.4 एंगस्ट्रॉम से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कौन सा दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिनोटेड बाय डैश लाइन। सोर्सेज क्या है आप देखिए, वॉयट, डी वॉयट, जेजी, बायोकेमिस्ट्री सेकंड एडिशन, विले। जो ये विले बहुत बड़ा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, न्यूयॉर्क, पेज नंबर 146 1995 का, उसमें से यहाँ पे कॉपीराइट है उसका, इरविंग जिस यूज्ड विद परमिशन। यहाँ पे जो उसने परमिशन से यहाँ पे उसने लिया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हम दिखा सकते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे और बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी बोला था कि दिस स्ट्रक्चर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स because of the crowding that would exist between the R groups if such a structure did exist। जैसे यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल फ्लैट्स। अभी कहीं बंदे को क्या लगता है कि सर जी ऐसे 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 हम रख देते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो R और H है और यहाँ पे R और H का क्राउडिंग होने की वजह से इस तरह से मुझे स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना वहां पे बाहर निकलेगा, फिर यहां से नीचे चला जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो जैसे आपने रूफ में देखा होगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है हमें दिखाई दे रहे हैं। सो इफ सच अ स्ट्रक्चर डिड एग्जिस्ट इट वुड हैव द सेम रिपीट डिस्टेंस एज द फुल्ली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन, दैट इज 7.2 एंगस्ट्रॉम, स्लाइट रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स however can transform। अभी देखिए उसमें पहले आप फिगर देख लीजिए, ये जो है इसमें थोड़ी दिक्कत क्या है, ये क्राउडिंग की डिफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर और आर बिल्कुल नजदीक है, इस तरह से वो फ्लैट तरीके से यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं। तो क्या होता है कि अ फ्लैट स्ट्रक्चर इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ बीटा प्लीटेड सेट। वो फ्लैट नहीं होता है, बीटा प्लीटेड की तरह यहाँ पे रखा हुआ है, उसको बीटा कॉन्फ़िगरेशंस भी बोलते हैं, और वो दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, द प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर गिव्स अ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड आर ग्रुप्स रूम इनफ टू अवॉइड। उसमें जो आर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होने की वजह से, थोड़ी जगह होने की वजह से वो वान डेर वाल्स रिपल्सन को अवॉइड करते हैं। और द प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क फाइब्रोइन, जिसमें 48% ग्लाइसिन, 38% सीरीन एंड एलेनाइन के रेसिड्यूज होते हैं। द
the pleated sheet structure has a slightly shorter repeat distance 7 angstrom than the flat sheet, क्योंकि थोड़ा वो उसने यहाँ पे थोड़ा वो कॉम्प्रेस हो रहा है। देखिए मैं आपको इसका बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो बीटा प्लेटेड स्टिक का ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो है उसने क्या, ये प्लेन पे दूसरे प्लेन पे चला गया, तीसरे ये प्लीटेड स्ट्रक्चर है, और यहां से आप देखेंगे ये और इसके बीच में बहुत ज्यादा 7 एंगस्ट्रॉम का यहाँ पे डिस्टेंस है, वो ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से आप देखिए द बीटा प्लीटेड शीट्स और बीटा कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ प्रोटीन, सोर्सेस है वॉइड, डी वॉइड, जे बायोकेमिस्ट्री सेकंड एडिशन, विले न्यूयॉर्क, वही 1995 का इसका कॉपीराइट है। तो इसने यहाँ पे ये बीटा प्लीटेड किस तरह से हमें दिखाता है, किस तरह से उसकी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे हमने वो दिखाई हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने आज थोड़ा, क्योंकि ये लेक्चर्स का ऐसा कोई अब सब 99% कहीं जगह पे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है। मैं भी इतना मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि आप बहुत इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन आपको एक बार समझना चाहिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, देखिए प्राइमरी तो है ही, लेकिन प्राइमरी में क्या हुआ है कि वो किस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर्स में रखा हुआ है या प्लीटेड स्ट्रक्चर में है, तो उसका जो हमें पता है वो यहाँ से हमें मिल सकता है। फिर यहाँ पे हम समझाएंगे आपको टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद में हमने टर्शरी स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पे समझाई हुई है। द टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन इज इट्स 3 डायमेंशनल शेप, उसका जो 3 डायमेंशनल शेप होता है that arise from the further folding of its polypeptide chains, folding superimposed on the coils of the alpha helix. So these foldings do not occur randomly. जैसे कई बच्चे को ऐसा होता है कि भाई randomly होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। Under the proper environmental conditions, they occur in one particular way. So a way that is a characteristics of a particular protein, and one of that is often highly important to its function. So fibrous and globular proteins arise due to जो उसका जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से है। Various forces such as hydrogen bonds, van der Waals bond, electrostatic force of attractions are involved। यहाँ पे होता है क्योंकि वो टर्शरी स्ट्रक्चर को मुझे स्टेबिलाईज करना होता है, including the disulfide bonds of the primary structure। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डिटरमिन्स विच इज फोल्डिंग पैटर्न। ओके, तो जो फोल्डिंग पैटर्न है जैसे हमने सिलेक्ट की हुई थी बोथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स, विच इज डिपेंड्स ऑन योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। The overall 3-dimensional shape of a protein is refers to its tertiary structure। जैसे हम फिगर देखेंगे, लेकिन इसमें the tertiary structure of a protein is shown with the blue arrows। जहाँ पे blue है, arrows दिए हुए वो बीटा शीट्स है, रेड वाले है वो अल्फा हेलिक्स है, और येलो वाले है जो रॉप, तो उसमें ट्विस्टिंग दिया हुआ है, टर्न्स भी दिया हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। मैं आपको यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पूरा टर्शरी स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है। अभी क्या बोले थे उसमें जो ब्लू एरोज है, देखिए ये ब्लू जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो एरोज यहाँ पे दिखाए, क्योंकि ये है ना पॉलीपेप्टाइड की चेन है, समझ में आ रहा है ये पोल। तो उसमें क्या होता है कि जो उसने एरो ब्लू एरो से दिखाए हुए हैं वो बीटा शीट्स की तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। जो रेड कॉइल यहाँ पे दिखाई गई है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, और जो येलो रॉप्स है वो अदर ट्विस्ट, उसमें जो ट्विस्ट आता है, टर्न्स आता है, तो वो उसने पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दिया हुआ है। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स है, बहुत अच्छी तरह से उसने यहाँ पे दिया हुआ है ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स। फिर से हम अपना जो नेक्स्ट पोर्शंस है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स, फिर भी हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स का भी पहले फिगर देखेंगे, बाद में फिगर देखेंगे, पहले उसका एक डिस्कशंस कर लेते हैं। सो मेनी प्रोटीन्स इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, मेनी प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज अ स्टेबल ऑर्डर नॉन कोवेलेंट एग्रीगेट्स ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको सब यूनिट भी हम बोल सकते हैं। So the overall structure of a protein arising from the spatial arrangement of these subunits with respect to each other is called as a quaternary structure. Right? Some proteins require more than one polypeptide chain to be biologically active, and quaternary structures refers to the arrangement of these chains, which is human insulin
जो हमने ह्यूमन इंसुलिन से हमने एक बार पढ़ा था, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वजह से होता है। एक में 21 रेसिड्यू होते हैं, दूसरे में 30 होते हैं, और दोनों एक जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर्स है, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स किस तरह से हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें समझ सकते हैं कि भाई इसमें एक पॉलीपेप्टाइड की तो चेन है, एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड की है, इसमें हेलिकल पोर्शन भी होता है, बीटा प्लीटेड भी पोर्शन होता है, और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे डाइसल्फाइड के साथ वो जुड़े होते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होने की वजह से मेरी बुक में इस तरह से उसको अच्छी तरह से जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी का जो स्ट्रक्चर्स देना चाहिए वो यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा आपको यहाँ पे ट्राई इस तरह से किया हुआ है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की बात मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूं, आप जरा भी इसमें चिंता मत कीजिए। ये एक आपको पोर्शन समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स यानी हमारी जो फर्स्ट सीक्वेंस होती है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का अंदर हम जाएंगे तो वो किस तरह से आइदर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में है या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स में है। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर्स में क्या आता है कि भाई ये जो है टर्शरी स्ट्रक्चर्स, तो वो 3 डायमेंशनल शेप किस तरह से दिखाता है, दोनों अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लूटेड है, वो भी दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है या कुछ इस तरह से बॉन्ड है, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, वो क्वाटरनरी में दिखाया हुआ है, ओके। अभी जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और वो जो पोर्शन है वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि मैंने अभी आपको पहले लास्ट लेक्चर में बोला था कि मेरे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन था, लेकिन जो पीएच और टेम्परेचर में जरा भी वेरिएशन में लिखाऊंगा तो वो डीनेचर्ड होके लीनियर प्रोटीन में चला जाएगा, यानी फाइबरस प्रोटीन में चला जाएगा, यानी उसकी प्रॉपर्टीज निकल जाएगी। So the functions and the properties of a protein arise from a combination of its secondary, tertiary and quaternary structures that give the protein its particular shape and conformation. So the protein with a unique 3-dimensional structure found in a living system showing biological activity is called as a native protein. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। नेटिव प्रोटीन की बात तो सभी को समझ में आ गई है, ठीक है। But denaturation is any change in protein conformation caused by yes, it's a disruptions of a non-covalent forces and disulfide bonds responsible for maintaining secondary, tertiary and quaternary structures. Therefore, denaturation causes disruption of a secondary and tertiary structure. इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबली ओनली इफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस एट द माइनर। अगर फिर से हम उसको ले आए, अगर माइनर चेंज है तो फिर से वापिस में अपना जो पुराना वाला था उसमें चला जाऊंगा, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो वापिस नहीं आ सकता है। सो डीनेचुरेशन कैन बी कोज्ड बाय अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग चेंजेस इन टेम्परेचर, pH, agitation and the use of detergents or soap, right? So an increase in temperature is associated with an increase in kinetic energy. So kinetic energy increase होने की वजह से motion increase होगा, motion increase होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड में डिस्टर्ब होगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों पेप्टाइड के बीच में जुड़ा हुआ था, उसका जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस था, उसमें भी एक दिक्कत आ सकती है। Same way, verifying pH affects protein shape in part because the charges of amino acid side change involved in salt bridge में disappear. अगर हम इसको pH में भी कोई भी चेंज करते हैं तो जो भी सॉल्ट ब्रिज बनते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। अगर ब्रिज निकल जाएंगे तो फिर सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में जो डीनेचुरेशन होगा। सेम वे हीट फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्स अपार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। So boiling a protein destroy its alpha helical as well as beta pleated seed structure, वो भी निकल जाएगा। So the polypeptide chains of globular protein unfold when heated. The unraveled proteins can then bond strongly to each other and precipitate to coagulate. So this is what happens when the egg is boiled.
एंड द लिक्विड वाइट ऑफ द एग इज टर्न इनटू अ सॉलिड। मैंने आपको बोला था कि वो किस तरह से एग एल्बुमिन है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन था। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन को मैंने हीट दिया, तो हीट देने की वजह से उसके जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर थे, उसमें जो बीटा स्ट्रक्चर्स थे, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, तो वो नए प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया है और विच इज सॉलिड इन नेचर। लेकिन जो पुराने वाला एग एल्बुमिन था उसकी प्रॉपर्टीज यहां से निकल गई है। तो ये थोड़ा इसने फिगर से भी यहाँ पे समझाया हुआ है। नेटिव प्रोटीन्स मींस इट्स एक्टिव फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे डीनेचरिंग एजेंट्स, जैसे डीनेचरिंग एजेंट्स में अभी हमने बोला था कि हम क्या क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, उसका डिटर्जेंट का यूज है, सोप का, तो ये इसमें डीनेचरेशन प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में चला जा रहा है। तो ये जो सब कुछ बात थी, तो मैंने यहाँ पे आपको जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे आपको समझाई हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसकी बात हम अभी आगे बढ़ाएंगे, एंजाइम्स में विटामिन की बात हम आगे करेंगे। फिर से मैं आपको आज चौथी बार बोल रहा हूं, आप ये लेक्चर्स है मैंने पूरा आपको डिटेल में दिखाना था कि किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए मैंने ये बुक है जो इंटरनेशनल लेवल की बुक है, मैं उसको आपका फ्रंट पेज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये उसका फ्रंट पेज है, देखिए आप, देखिए, राइट, समझ में आ गया आपको? ये जेडी ली, सोलोमन एंड फ्रायल की बुक है, विले पब्लिकेशन, और इसने विले इंडिया के साथ भी उसने थोड़ा टाई अप किया हुआ है। ये तीनों लोग हैं, जैसे ये जेडी ली है ना, वो इनऑर्गेनिक के बहुत बेताज बादशाह है। इस तरह से सोलोमन और फ्रायल का जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में उसका जो रुचि है, तो वो तीनों ने मिलके ये कुछ बुक का इस तरह से 12th के लिए भी उसने बनाई हुई है बुक, और इंडिया के लिए भी खास उसने ये बनाई हुई है, लेकिन मैंने पिक्चर की वजह से आज इसको सिलेक्ट किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।